ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए, जिनकी लग्न राशि तुला है, चंद्र राशि नहीं। हमेशा ध्यान रखा करिए। किसी वीडियो में मैंने बोला मिथुन मकर में विवाह नहीं, तो बोले नहीं मिथुन राशि हमारी, उनकी मकर राशि नहीं, मैं लग्न बता रहा हूँ। तो लग्न राशि को ध्यान रखें कि लग्न राशि आपकी तुला हो, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, लग्न तुला होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस वर्ष में, क्या है सारांश। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह वर्ष कोई बहुत बढ़िया परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है लगभग अधिकांश क्षेत्रों में। सबसे पहले कैरियर फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए। कैरियर फाइनेंस की स्थिति में इस वर्ष में वर्ष का जो पहला हिस्सा है उसमें कोई उन्नति, प्रमोशन वगैरह के उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, कहीं कोई इंटरव्यू देंगे तो उसमें सफलता के आसार हैं पहले हाफ में, लेकिन जो प्रमोशन वगैरह के लिए अगर मैं देखूं तो वो उसमें दूसरा हिस्सा ज़्यादा योगकारी बन रहा है, उसमें दूसरे हिस्से में ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन वगैरह के लिए जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ज़रूर अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। अप्रैल के बाद जो है वो बेरोजगारों को कुछ नए अवसर, नौकरी मिलने के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। यह वर्ष धन के बचत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सेविंग जो है वो थोड़ी कठिन होगी और पैसा मुझे लगता है कि संपत्ति वगैरह के खरीदने में, संतान के ऊपर या शिक्षा के क्षेत्र में आपका पैसा
खर्च होगा, लेकिन बचेगा नहीं। और कुछ लोगों का पैसा जन कल्याण में खर्च होगा, समाज सेवा में खर्च होगा, दूसरों की मदद में खर्च होगा, लेकिन बचेगा नहीं। तो सेविंग के लिए बहुत अच्छा यह वर्ष नहीं है। आय जो है वो मध्यम रहेगी, बहुत अधिक आय या इनकम में अप्रत्याशित वृद्धि के योग नहीं है। किसी किसी का जन्म कुंडली में राहु वगैरह बहुत अच्छा हो और वो कोई कार्य व्यापार कर रहा हो, काम की दिशा जो है वो बहुत ऑनेस्ट वाली नहीं हो, तो उनको ऐसे लोगों को सफलता मिल सकता है, उसमें ज़्यादा पैसा आने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थिरता तो रहेगी नहीं, उसमें मन बेचैन रहेगा, परेशान रहेंगे। सामान्य रूप से अगर मैं देखूं तो आय में बहुत अधिक वृद्धि के संकेत नहीं है, आय सामान्य, बचत कम, बचत प्रभावी, नौकरी लगने के संकेत हैं, प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार उतने अच्छे नहीं हैं, मिलेगा भी तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, उतना संतोष नहीं होगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ उसमें कमी आपको महसूस होती रहेगी। कार्यस्थल पर थोड़े वाद विवाद की भी संभावना है, विशेष करके वर्ष के पहले हिस्से में और तीसरे हिस्से में। अप्रैल तक का समय इधर और उधर से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का समय जो है वो आपके कार्यस्थल पर कुछ न कुछ वाद विवाद टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कार्य व्यापार से संबंधित स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है, विशेष करके निवास का, जहाँ रहते हों वो वहाँ से स्थान बदलने का योग जो है अगले वर्ष में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। अब विवाह के लिए बात किया गया, प्रेम संबंध और विवाह के लिए लगभग पूरा वर्ष, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर या चौथा क्वार्टर, पूरा वर्ष 2022 तुला वालों के लिए विवाह के लिए ठीक नहीं बन रहा है, बल्कि प्रेम संबंध या विवाहित जो लोग हैं उनके लिए उसको बचाना थोड़ा कठिन होगा। उस रिश्तों में भी कुछ न कुछ कठिनाई, वाद विवाद, टकराहट जो है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रयास करिए कि जो एग्जिस्टिंग रिश्ता है वो ठीक चले, उसमें कहीं क्रोध, शंका, संदेह, बिना वजह के तर्क कुतर्क में नहीं पड़ना है, क्योंकि यह जो है वो रिश्तों को खा जाएगा। तो संदेह से बचना है रिश्तों के को लेकर के, तर्क कुतर्क से बचना है और इंटरफियरेंस से बचना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं और कई बार आपका मन इधर उधर भटक भी सकता है। तो कुल मिलाकर के अगला वर्ष पहले के रिश्ते हों वो या नए रिश्ते बनाने के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध जो पहले से चला आ रहा है उसके लिए भी थोड़ा यह परीक्षा का वर्ष कहा जा सकता है। इसमें आपके रिश्तों का टेस्ट हो सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि रिश्तों के दृष्टिकोण से यह वर्ष बिल्कुल अच्छा नहीं है। विवाह करने की सोच रहे हैं तो 2022 को अवॉइड करिए। 2022 जो है वो ठीक साल नहीं है विवाह के दृष्टिकोण से। अब कोई बहुत ही किसी का हालांकि योग बड़ा तगड़ा बनेगा, झटके से बिना सोचे समझे और बहुत कम समय में, मतलब एक होता है ना कि पता चले कि जनवरी में एंगेजमेंट हुआ है और विवाह हो रहा है नवंबर में, ऐसे नहीं, जनवरी में एंगेजमेंट होगा, जनवरी में ही शादी हो जाएगी, इस तरह का योग भी बनेगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो सारांश है वो ये है कि रिलेशनशिप को लेकर के 2022 पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है, कठिनाइयों भरा वर्ष दिखाई दे रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब बाकी उसमें क्या समस्या आएगी नहीं आएगी वो जब होगा तब देखा जाएगा, बात किया जाएगा उस पर। एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के इस वर्ष को शानदार कहा जा सकता है। इसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हायर एजुकेशन के लिए समय ठीक है, उन्नति भरा समय है, प्रोग्रेसिव टाइम है, पूरे साल का सारांश, हालांकि बीच में कहीं कहीं बाधाओं और कठिनाइयों का योग है वर्ष के मध्य में, साल का जो बीच का हिस्सा है उसमें शिक्षा में अगर उस दौरान कोई महत्वपूर्ण चीज़ टकराएगी तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो, लेकिन पूरे साल का अगर हम सारांश देखेंगे तो वो निकलता हुआ साल दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के आगे बढ़ता हुआ साल दिखाई दे रहा है, उन्नति भरा साल दिखाई दे रहा है, और जितने ज़्यादा हायर एजुकेशन में आप होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा, सुदूर जा कर के भी फायदेमंद होगा। नए विषय, नई भाषा सीखने के लिए बहुत अच्छा यह वर्ष दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य को अगर लेकर के देखूं तो पहला क्वार्टर तो उतना नहीं, लेकिन दूसरे क्वार्टर के बाद कोई दीर्घकालिक समस्या होती हुई दिखाई दे रही है।
लंबे अवधि की समस्या उत्पन्न, विशेष करके अगर बृहस्पति केतु या राहु की दशा अंतर्दशा हो या बृहस्पति मंगल केतु का कहीं योग बन रहा हो आपकी कुंडली में इस दौरान, तो थोड़ा श्वास को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय जो श्वास में समस्या आएगी वो लंबे समय वाली आएगी, वो तुरंत ठीक हो जाए ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। और कहीं चोट चपेट की भी समस्या की संभावना भी बन रही है। शरीर के ऊपरी हिस्से में, चेस्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, गला, ये है ऊपरी हिस्सा है, गर्दन है, गला है, ये सब मस्तक है, इन जगहों पर भी कुछ न कुछ समस्या आने के संकेत सितारे दे रहे हैं। अब निर्भर करता है कि दशा अंतर्दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्रह गोचर में कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर दशा अंतर्दशा का योग नहीं बनेगा तो समस्या नहीं आएगी। गोचर में ग्रहों का योग खराब बन रहा है और उसी में उनकी, जैसे बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे, तुला लग्न के परम शत्रु हैं, मार्केश भी हैं, और वो छठे भाव के स्वामी होकर छठे में आ रहे हैं, तो बृहस्पति की एक दशा अंतर्दशा ठीक नहीं जाएगी। राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, केतु आपके लग्न पर रहेंगे, तो केतु का लग्न पर होना मस्तक में तेज चोट चपेट और खतरा देता है, तो आपको उससे थोड़ा सावधान रहना है। और इनकी अगर दशा अंतर्दशा चल, और मंगल, तुला वालों के लिए मंगल और बृहस्पति जो है वो मार्केश की भूमिका अदा करते हैं, तो थोड़ी सावधानी इनकी दशा अंतर्दशा, और उसमें अगर केतु का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो विशेष सावधानी आपसे अपेक्षित है। अब वो सावधानी आप पूछेंगे भाई किस तरह का, तो वो खान पान से संबंधित भी, मेडिसिन से संबंधित भी, छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करना, और कोई चीज़ जो आपके लिए समस्या का कारण बन रही है, जैसे केतु लग्न पर है, मस्तिष्क से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, स्ट्रेस नहीं लेना है, भयभीत नहीं हो रहा है, अननोन फियर नहीं लेना है, और तनाव नहीं लेना है। बृहस्पति जा रहे हैं छठे भाव में, खान पान में परहेज रखिए, घी, तेल, मिठाई, केला, इन सब चीज़ों से परहेज रखिए, क्योंकि ये जो है वो आपके लिए समस्या आपकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इनसे परहेज रखना, ये सावधानी है। हो ही जाए कोई प्रॉब्लम तब तो फिर ज्योतिष में अनुष्ठान और फिर दवा सब अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये देखना है कि हमको हो ना उसके प्रयास करने हैं। तो हमें कोई चीज़ तनाव दे रही है, उस तरफ नहीं आगे बढ़ना है। हमें कोई काम स्ट्रेस पैदा कर रहा है, हमें वो काम नहीं कर रहा। हमें कोई चीज़ भय उत्पन्न कर रहा है, हमको उसको तुरंत क्लियर करना है या हमें उससे दूर हो जाना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बचा सकते हैं। अन्य बातों की ओर देखा जाए तो इस वर्ष में स्थायी संपत्ति जो लोग बेचना चाह रहे हैं, जिससे कई बार पैतृक संपत्ति होती है, मकान कहीं बना रखे हैं, उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उससे लाभ है, बेचने से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रारंभ में कहीं स्थायी संपत्ति खरीदने का भी योग है, बाद में बेच करके उससे लाभ का योग दिखाई दे रहा है। लंबे समय से संपत्ति अगर है आप, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, चल रहा है। यात्राएं लाभकारी होंगी कई लोगों के लिए, तीर्थ यात्रा या धर्म स्थल पर या उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं का योग जो है वो यह वर्ष बना रहा है आपके लिए, तो यात्राओं के लिए ठीक समय दिखाई दे रहा है, बन रहा है। साझेदारी में जैसे मैंने कहा, काम नहीं करना है, टूटने का आसार है, तो साझेदारी के काम से आपको बचना है, क्योंकि वो टूट सकती है। अगर लंबे समय की भी साझेदारी जो है टूटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे सावधान रहना है। इसके साथ साथ करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा और करीबी लोगों को मदद करने में आपका अच्छा खासा पैसा जा सकता है इस वर्ष में, तो इसके संकेत भी सितारे दे रहे हैं। अब उपचार की बात करूं तो उपचार तो अभी मैंने स्वास्थ्य के समय जब चर्चा किया तो मैंने कर ही लिया कि इस बीच उपचार क्या करना है। पुनः शनि, राहु और केतु, क्षमा करिएगा, राहु, केतु और बृहस्पति का जो है वो नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही हो तब तो बृहस्पति के लिए पूरे वैदिक शांति अनुष्ठान कराएं, उनकी शांति कराएं। भगवान विष्णु की आराधना नियमित लाभकारी होगी। पीले चीज़ों से परहेज रखें, पीले रंगों का प्रयोग कम करें, पीले खाद्य पदार्थों का प्रयोग कम करें, जिसमें से चने की दाल है, लड्डू है, बेसन है, केला है। इन चीज़ों का प्रयोग आप जितना कम करते हैं आपके लिए शुभता देने वाला हो। घर में भी जो दीवारें इत्यादि हैं उनमें उनका रंग जो है वो पीले रंग का प्रयोग आपको कम करना है। सर्वोत्तम रंग सफ़ेद और हरा, ये आपके लिए सुटेबल रंग रहेगा। इसको आप देखें। और केतु का प्रभाव और राहु का प्रभाव सप्तम और लग्न पर रहेगा। गणेश जी की नियमित पूजा आपको बहुत लाभकारी रहेगी और जो है वो शुभता भी देगी और मन में व्यग्रता नहीं रहेगी। किसी प्रकार की दिक्कत है तो उससे आप जो है वो बाहर निकल पाएंगे। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप।
पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।